नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया है और आज दूसरा दिन है और सभी बाजार इसे जोरदार तरीके से रिएक्ट भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं और कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। इसके बाद कमोडिटी मार्केट्स में अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है, चाहे वो कच्चा तेल है, मेटल्स है, इवन सोने चांदी में यहाँ पर काफी हद तक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन भारतीय कैश्यू यानी कि काजू एक्सपोर्टर्स के चेहरों पर यहाँ पर खुशी है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कैश्यू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल कामत। राहुल, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली जिस तरह से ये टैरिफ्स हैं, इंडिया का 26% टैरिफ है जो कि ऑफकोर्स अब क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन बाकी कंट्रीज में एशिया में ही हमने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स यहाँ पर लगते हुए देखे हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ इंडिया का कितना एक्सपोर्ट होता है यूएस में, उसके क्या कंट्रीब्यूशन है इन सेंस ऑफ परसेंटेज टर्म्स, एंड रिलेटिवली अगर बाकी कंट्रीज के यहाँ पर टैरिफ्स देखें तो इंडिया यहाँ पर अपने आप को कहाँ पाता है? राहुल, मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह के नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ तक कैश्यूज की बात है, क्योंकि इंडिया यूएस को यहाँ पर कैश्यूज एक्सपोर्ट करता है। किस तरह के नंबर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? आपको बता दें कि जहाँ तक वो पिक्चर लेके आएंगे आपकी स्क्रीन्स पर कि कितना किसका यहाँ पर एज ऑफ नाउ टैरिफ है। तो ऑफ कोर्स इंडिया के टैरिफ्स ऑन द हायर साइड हैं, ऑलमोस्ट 26% के, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उनके टैरिफ्स और भी ज़्यादा हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश, थाईलैंड 36 to 37% है, ताइवान 32% है, इंडोनेशिया 32%, पाकिस्तान 29%। और यहाँ पर वियतनाम की अगर बात की जाए, क्योंकि वियतनाम से भी काफ़ी ज़्यादा काजू यहाँ पर यूएस को एक्सपोर्ट होता है, तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने चाहिए, क्योंकि इन दैट सेंस रिलेटिवली के हिसाब से यहाँ पर इंडिया थोड़ा सा बेटर है इन सेंस ऑफ टैरिफ्स ईयर। जहाँ तक काजू की बात इंडियन मार्केट्स में है, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी इस सेंस से भी है कि हम यहाँ पर कुछ फ़ायदा आता हुआ देखेंगे एक्सपोर्ट के तौर पर। एज ऑफ नाउ जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर हैं, राहुल, आप कैसे देखते हैं इंडिया की स्टैंडिंग? राहुल, कैसे देखते हैं आप कैश्यू एक्सपोर्ट्स यूएस को? राहुल से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अपने साथ जोड़ लेते हैं हम एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी को। जतिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम काजू की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोने की बात कर लेते हैं। और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या सेंस है आपकी करंट लेवल्स पे, क्या करने की राय देंगे? मनीषा, वॉलेटिलिटी तो अभी एक कंटिन्यूअसली आपको देखने मिलेगी प्राइजेस के अंदर। सो वो बहुत ही रिस्की काम तो रहेगा ही मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है पूरी तरह से प्राइसिंग करने की कोशिश तो कर ही रहा है इस टैरिफ को और ट्रेड को। जो जिटर्स चालू हो गए हैं, ट्रेड टैरिफ रिटेलिएशन, अब एशियाई मार्केट्स के अंदर रिएक्शन कैसे होता है यूएस के टैरिफ को लेकर के, क्या टेबल पे फिर से डिस्कशन शुरू करने की कोशिश हो जाती है यूएस के साथ, या फिर उसके सामने और रिटेलिएशन होता है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आगे चलते हुए। नेक्स्ट ऑन द टेबल, गोल्ड का मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है, इनिशियल रिएक्शन काफी हद तक पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ द ट्रेड टैरिफ अनसर्टेनिटी, और ट्रेड टैरिफ की वजह से जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ में स्लो डाउन आएगी उसके कारण से। लेकिन बाद में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये ओवरबॉट सिचुएशन, और गोल्ड ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका था ये सब चीजों को। सेकेंडली, और नेक्स्ट आगे ट्रिगर्स क्या होंगे, क्या ये और नेगेटिविटी के साथ और मार्केट उसको और इम्पैक्ट करते रहेगा, तो इसके कारण से गोल्ड के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है थोड़ा-सा देखने मिला है। मुझे लग रहा है 3050 से लेके 31 30-25, ये एक जो रेंज है इसके अंदर गोल्ड आपको इनिशियली ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। और ये जो लेवल है, ये कुछ दिनों तक और इस लेवल के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत हेवीली नेगेटिव रिएक्शन से इसको नहीं देखना चाहिए। ट्रेड टैरिफ का प्रॉफिट बुकिंग जो है वो, ये एक दौर रहेगा जहाँ पर 3050 के बीच से लेके 31-25 के बीच में ये ट्रेड करते रहेगा। 3000 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है मनीषा, तब तक बहुत बड़े पैमाने पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। 3000 का लेवल्स अगर होल्ड करना बंद कर देता है, उसके बाद 2800 तक एक नॉन स्टॉप फॉल आ सकता है। बट आई डोंट वांट टू साउंड इट वेरी अर्ली एंड अलार्मिंग कि 3000 का डॉलर टूट जाएगा जल्दी से। ये मार्केट इतना भी खराब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे सेलिंग दिखाए। येस, वीकनेस रहेगी, सेलिंग जो है वो आपको देखने मिलेगी हायर नोट्स पे, और हायर नोट्स का जो लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ वो 3100 से लेके 32, 3120, 3125, ये ज़ोन्स जो है, ये एक पैनिक सेलिंग रहेगा, और 3050 तक के लेवल्स आपको बार-बार देखने मिलेंगे। हम्म
जतिन, साथ ही साथ अगर क्रूड को देखा जाए तो यहाँ पर रिएक्शन और भी बड़े होते हुए नजर आए हैं। कल 6% की गिरावट थी, 4% की गिरावट के साथ एमसीएक्स कारोबार कर रहा है और काफी हद तक वही हाल ब्रेंट और नाइमेक्स का भी बनता हुआ नजर आया है। तो जो ये काफी हद तक एक फ्री फॉल में तब्दील होता हुआ नजर आया है क्रूड, और कितनी नीचे में गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, कहाँ पर सपोर्ट लेवल्स बनता हुआ देखते हैं? एग्जैक्टली राइटली पॉइंटेड मनीषा। सबसे ज्यादा ओवर रिएक्शन और सबसे ज्यादा जो मार्केट का जो डर था वो क्रूड को इसके ऊपर था, क्योंकि स्लो डाउन इकोनॉमिकली ये तो एक चीज मार्केट में डर था ही कि आगे चलते हुए स्लो डाउन के कारण से क्रूड के अंदर जो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में जो ओपेक प्लस के साथ की जो कमिटमेंट्स आ रही है कि आगे चलते हुए प्रोडक्शन को लेकर के वो इनलाइन रहेंगे यूएस के साथ में, जहां पर प्रोडक्शन हाइक्स जो है वो ग्रेजुअल होती रहेंगी, इसके कारण से ये क्रूड का मार्केट जो ओवर सप्लाई से थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है। और साथ ही साथ में जो ये स्लो डाउन रहेगा इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो भी थोड़ा कम हो सकता है, ट्रेड बैलेंस जो है वो ऑफलोड हो सकता है। इसके कारण से क्रूड का जो ये रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है। अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई नेगेटिव न्यूज़ फिर से आ नहीं जाती सामने, तब तक ये वीकनेस जो है वो और गहरा सकती है। हालाँकि पिछले 2 दिनों में देखने जाएँगे तो काफ़ी हद तक सेलिंग जो है ऑब्जर्व कर चुका है। इवनिंग सेशन में अगर सिर्फ इंट्राडे पर्पस से बात करें तो थोड़ा-सा यहाँ पे पुल बैक अगर मिलता है, फिर उसके बाद इसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। अभी फिलहाल ओवरसोल्ड ज़ोन में बहुत ज़्यादा हेवीली ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर मैं सेलिंग की एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं दूँगा, बहुत ही रिस्की हो जाता है यहाँ पर। 5600 से लेके 5700 ये एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा आगे चलते हुए। तो किसी भी शॉर्ट लेवल अगर ट्रेड लेनी है, तो 5600 से 5700 तक का वेट करें। 5725 के ऊपर आपका जो भी है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि डब्ल्यूटीआई जो है मुझे लग रहा है अभी एक जो लेवल उसने ब्रीच किया है 65 का, उसके बाद 66 से लेके 6650 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इजीली ब्रेक नहीं करेगा ऊपरी तरफ में। और निचले तरफ में मुझे लग रहा है 63 से लेके 62 के लेवल्स आपको आने वाले कुछ हफ्तों में आराम से देखने मिलने चाहिए। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से 1.5-2% की गिरावट और भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकती है कच्चे तेल में। लेकिन साथ ही साथ जतिन, एक और सेक्टर जहाँ पर एक कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग है, बहुत बड़ी गिरावट है, वो है मेटल्स। कल 2 से 5% की गिरावट थी, आज फिर से मंदी है। स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स में अब हमने उनको इस वीक में तो ऑफ कोर्स नेगेटिव रिटर्न देते हुए देखा ही है, लेकिन 2025 में भी ये दोनों मेटल्स अब नेगेटिव हो चुके हैं। कॉपर में एक बहुत बड़ा फॉल है, मल्टी मंथ लोज पे सभी के सब मेटल्स काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से जर्नी, और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है? या ये रिएक्शन जो है उसी के पीछे है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। एशियन मार्केट्स में काफ़ी हद तक टैरिफ्स जो है वो ज़्यादा है चाइना, जापान और इंडिया के ऊपर। हालाँकि इंडिया कंपैरिज़न में भले ही कम हो, लेकिन टैरिफ्स तो हैं। तो इसके कारण से स्लो डाउन जो है वो क्रॉस बॉर्डर ज़्यादा देखने मिलेगा, और जिसके कारण से ये रिएक्शन जो है बेस मेटल्स और सिल्वर भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिएक्ट कर रहा है। तो बेस मेटल का मार्केट ये पिछले 1 डेढ़ महीने से एक अच्छा खासा रन अप में था, जहाँ पर रैली अच्छी खासी पॉजिटिव थी, तो इसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग जो है और थोड़ी डीप हो चुकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव रन अप में थे। एल्यूमीनियम जो है वो रिएक्शन नेगेटिवली दे चुका है ज़्यादा, प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हद तक उसके अंदर आ चुका है। 230 से लेकर 225 के ज़ोन्स भी इसके अंदर टेस्ट करने जा सकता है। आई थिंक लास्ट वीक भी हमने जब बात की थी तो मैंने यही बोला था कि बेस मेटल मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरबॉट लग रहा है, यहाँ पे ये कंफर्टेबल लेवल्स नहीं है जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, जब कॉपर 900 के आसपास था, एल्यूमीनियम 245 और जिंक भी अराउंड 270 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब लेवल्स जो है वो अच्छे खासे आ तो गए हैं नीचे, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा और पेन हो सकता है। 2 से 3% का और थोड़ा-सा पेन मुझे दिख रहा है मार्केट के अंदर, बेस मेटल के अंदर। सो आई एम कंफर्टेबल बाइंग एल्यूमीनियम नियर 225-220 ज़ोन, एक सेफ ज़ोन रहेगा वो। तो इस लेवल का वेट करना है जो बाइंग साइड की एंट्री लेना चाहते हैं। शॉर्ट सेल के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है अराउंड 237 से लेके 240 के बीच में, 241 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। एल्यूमीनियम के अंदर शॉर्ट सेल की एडवाइस रहेगी। ऑलराइट, तो अभी भी कुछ बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 235 के लेवल्स हैं, 220 तक जतिन को लगता है प्राइसेस गिर सकते हैं और वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। तो क्लियरली कुछ और पेन ऑन द लोअर साइड यहाँ पर ज्यादातर कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। उन सभी कमोडिटीज में कैसे कारोबार किया जाए हफ्ते के आखिरी दिन, वो सजेस्ट भी करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स एक पोजिशनल कॉल के लिए क्या नंबर्स देखने चाहिए उसका भी जायजा लेने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कैश्यूज की। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी उभर के आ रही है। कुछ एक सेक्टर्स हैं जैसे कि राइस है, टेक्सटाइल्स है, साथ ही साथ कैश्यूज भी हैं जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर एक रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के फेवर में जाती हुई नजर आई है। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।